जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस वाला डेली करंट अफेयर्स। इसमें हम आज 6 टॉपिक है जो हमारे लिए डिस्कशन का टॉपिक है। 5 टॉपिक है, एक दो टॉपिक है जिसका मेंशन नहीं किया गया, वो भी छोटे छोटे टॉपिक है, वो डिस्कस होगा। ओके, तो यहाँ पे जो आज के टॉपिक है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों हम पढ़ेंगे। जो बेसिक्स है वो प्रीलिम्स से रिलेटेड है, जो एनालिटिकल है वो मेंस से रिलेटेड है। ये हमारा एरिया है और हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हम एक मेंस का प्रैक्टिस आंसर भी लिखते हैं और उसके बाद हम प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा कंप्लीट पैकेज है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होती है न्यूज़पेपर का, बिकॉज ये हर एरिया में इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ना ही केवल यूपीएससी बट जो स्टेट पीसीएस है वहां पे भी इसका यूज काफी अधिक है। तो इसीलिए हमें इसका इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमें प्रॉपर डिस्कशन करना होता है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द सुप्रीम कोर्ट स्टे द कोर्ट ऑर्डर स्ट्राइकिंग डाउन द लॉ रेगुलेटिंग द यूपी मदरसा। तो अभी हमने देखा था कि हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था जो लॉ है मदरसा से रिलेटेड कि कैसे रेगुलेट किया जाता है। बोला था कि यहाँ का जो रेगुलेशन है वो सही नहीं है और दैट्स व्हाई दिस इज नॉट गुड। ओके, तो इसीलिए उसको रेगुलेट किया गया था, उसको स्ट्राइक डाउन किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा थोड़ी है कि कोई भी चीज अगर आपको लगेगा कि वो अगर कंप्लीट होलिस्टिक प्रोसेस में नहीं है, अगर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में मैथ में नहीं पढ़ाते हैं तो आप पूरा लॉ ही हटा देंगे। लॉ सुधारिए, अपना ऑर्डर इशू कर सकते थे कि आप मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज भी पढ़ाइए, ऐसा हम देखेंगे। तो मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्रीलिम्स के लिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है जिसके बेसिस पे इसको स्ट्राइक डाउन किया गया था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई कीप्स रेपो रेट ऑन होल्ड एज फूड प्राइस रिमेन हाई। तो हम यहाँ पे रेपो रेट देखेंगे क्या होता है प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से, और मेंस की पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्यों इसको होल्ड पे रखा गया है, कंटिन्यूअसली इसमें इंक्रीज क्यों नहीं किया गया है। फ्रंट पेज पे ही है कि इंडिया एब्सटेंस फ्रॉम द यूएनएचआरसी वोट। तो हमारा जो इंडिया, इजराइल एंड फलस्तीन के बीच में जो रिलेशन मेंटेन करते हैं, जो बैलेंस बना के रखते हैं, उसके बारे में एक और यहाँ से हमारा पॉइंट आ जाएगा कि कैसा हमारा ट्रेंड अभी तक जा रहा है वोटिंग को लेके। तो जो मेंस का है, मेंस में इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशन, इंडिया इजराइल एंड फलस्तीन रिलेशन में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक और न्यूज है राखीन गढ़ी से रिलेटेड है कि राखीन गढ़ी में राखी गढ़ी जो हिसार है हरियाणा में, वहां पे एक हड़प्पन सभ्यता का, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट मिला है, बहुत ही बड़ा साइट है। उसको एनसीईआरटी में हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो एक एक्स्ट्रा हमारे पास होगा टॉपिक। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का एनालिसिस करते हैं जो फंक्शनिंग है, और 14, 15 एंड 16 नो 15, 16 एंड 17, अभी 17 चल रहा है ना, तो 15, 16 एंड 17 लोकसभा का जो ड्यूरेशन है उसमें कंपेयर करेंगे कि कितना डिस्कशन है, कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने रिप्लाई आए। तो ये मेंस के लिए होलिस्टिक डिस्कशन होगा और इसमें एक हम मॉडल आंसर भी लिखेंगे और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी इससे सॉल्व करेंगे। लास्ट टॉपिक होगा देयर विल बी नो इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीन। जीएस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन जो हमारा स्टैंड है, हमारा क्या छोड़िए, इंटरनेशनल लेवल पे जो ऐसा माना जा रहा है कि फलस्तीन को एक सोवरेन स्टेट बनाया जा सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। राइटर का एनालिसिस यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा जिसको हम कंप्लीट एकदम एक होलिस्टिक डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। Let's start with the front page, that is the Congress promised to remove 50% cap onto the reservation and quota. So here we will see that 50% cap. तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है? इंदिरा साहनी केस था 1993 में इंदिरा साहनी केस आया, उसमें रिजर्वेशन से रिलेटेड ऑर्डर था और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज्यादा आप रिजर्व सीट नहीं कर सकते हैं SC, ST एंड OBC के लिए। रिसेंटली हमने देखा था है कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करके 10% एक्स्ट्रा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए ऐड किया है। अब कांग्रेस का कहना है कि ये पावर में आएंगे तो ये जो 50% का कोटा है OBC, SC, ST के लिए वो बढ़ा के
हटा देंगे और नया एक सेंसस होगा जो कास्ट सेंसस होगा, जिसमें कॉम्पोजिशन जाना जाएगा और कॉम्पोजिशन के हिसाब से रिजर्वेशन की पॉलिसी होगी। इनके जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, इन्होंने इसका नाम न्याय पत्र दिया है। न्याय पत्र में और भी बातें हैं, जैसे बोला गया है कि जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन है वो इंप्लीमेंट करेंगे ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ओके, फिर इन्होंने बोला है कि जो वीमेंस का रिजर्वेशन है 50% वो करेंगे यूनियन गवर्नमेंट के जॉब में, और 1/3 ऑफ जो रिजर्वेशन दिया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड पार्लियामेंट में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली 2025 से जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होगा उसमें ये प्रोवाइड करेंगे। फिर इन्होंने साथ में कहा है कि एक जो राजस्थान का इनका मॉडल था कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर, वो पूरे इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट होगा। साथ ही साथ जो गरीब फैमिली है उनको 1 लाख रुपए पर ईयर दिया जाएगा, जो एकदम सबसे बॉटम लेवल पे है, उनके लिए ये बात कही गई है। एक चीज देखने को मिला है कि थोड़े से साइलेंट हैं इस बार, किस पे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लाएंगे, उस पे इन्होंने इस बार कांग्रेस के जो न्याय पत्र है, जो इनका मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसमें इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो ये चीजें हैं, मेन चीजें जो यहाँ पे कही गई हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज, यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट मच डिटेल। तो यही है यहाँ पे। जो नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। किसकी जजमेंट आया है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जो मदरसा एक्ट था यूपी का, उसको इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया था। हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्ट्राइक डाउन करने का जो ये आपका है, ये स्ट्राइक डाउन नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपका फैसला गलत है। उसको स्टे लगाया है, अभी सुनवाई के लिए आगे की डेट दी गई है। क्यों स्ट्राइक डाउन किया गया था? स्ट्राइक डाउन इस आधार पर किया गया था कि ये जो लॉ है, ये एक्ट है, वो वायलेट करता है सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको, और अगर सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल वायलेट होता है तो वो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को ही वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपको ये लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप उसमें सुधार कीजिए। अगर आपको एक्ट ही आप स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते हैं, आपने बोला कि मैथ है, साइंस है या सोशल स्टडीज है, इसकी स्टडी नहीं हो रही है, तो आप इसको इंक्लूड कीजिए। क्यों आपने पूरा लॉ ही स्ट्राइक डाउन किया? तो इन्होंने कहा कि जो आप लॉजिक बता रहे हैं कि इसमें मैथ नहीं है, साइंस नहीं है, सोशल स्टडीज नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, केवल रिलीजन है, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि आप ऑर्डर दे, जिस ऑर्डर से आपने स्ट्राइक डाउन किया उसी ऑर्डर में आप बोल सकते थे कि ये टॉपिक इंक्लूड किया जाए, जो क्वालिटी मदरसा की है वो जो अदर इंस्टीट्यूट है, अदर स्कूल्स है, उनके बराबर लाया जाए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का स्टैंड देखिएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कह रही थी कि पहले हम हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में हमें लगा कि उनकी बात तो सही है, हम बढ़िया एजुकेशन नहीं दे सकते हैं मदरसा से, तो इन्होंने इसीलिए ऐसा रखा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ओके, सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इसकी सुनवाई फिर से होने वाली है, और यहां तक जो ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का उसमें बोला गया था कि सारे जो मदरसा के स्टूडेंट है उनको आप शिफ्ट कर दीजिए जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट है। तो ये सब चीजें हैं, देखते हैं इसका आगे का डिसीजन क्या होता है, देन वी विल सी दैट व्हाट इज द आउटकम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे वो अगेन फ्रॉम द फ्रंट पेज, इंडिया abstained फ्रॉम द UNHRC वोट दैट कॉल्ड अपॉन द इजराइल फॉर द इमीडिएट सीज फायर। हमने कंटिन्यूअसली देखा है कि इंडिया का जो स्टैंड है कि एब्सटेंस किया है जब भी सीज फायर की बात हो रहा है। पिछला वाला जो UNSC काउंसिल, जो सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन था, उसको आप इसमें मत मिक्स कीजिएगा, वहां पे इंडिया का प्रेजेंस नहीं था। वहां पे जो 14 कंट्रीज थे वो सबने सपोर्ट किया था, वहां पे यूएस एब्सटेन किया था। यहाँ पे देखिएगा इंडिया भी एब्सटेन कर रहा है, जब भी सीज फायर की बात आ रही है इंडिया इसको एब्सटेन कर रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बेसिक्स क्या है UNHRC का, तो वो हम देखते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसको पहले क्या कहते थे, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट, अब इसको क्या कहते हैं, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसको चेंज कर दिया गया, इसकी स्ट्रक्चरिंग चेंज हुई है 2006
2006 में इसका चेंज हुआ है। ओके, क्या इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। ओके, ये क्या करता है, जब भी कहीं पे भी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है उसको इंटरनेशनल स्टेज पे उसका डेटा देता है, इन्वेस्टिगेट करता है और पीरियोडिक रिव्यू भी करता है। अगर किसी भी एरिया में, श्रीलंका का केस ले लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज का केस ले लीजिए, उसको परस्यू भी करता है और वहां पे वोटिंग प्रोसेस करता है। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल एक तरीके से परसेप्शन होता है उसको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश होती है कि ह्यूमन राइट वायलेशन को कम किया जा सके। इसका स्ट्रक्चरिंग क्या है, 47 मेंबर्स हैं और वो इलेक्ट होते हैं यूएन जनरल असेंबली से। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया का स्टैंड परसिस्टेंट है और ये जो रिजोल्यूशन है उसको पाकिस्तान के द्वारा इंट्रोड्यूस गया था ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC इनको कहा जाता है। इसमें इस्लामिक स्टेट जो इस्लामिक कंट्रीज है वो इनके पार्ट हैं। अभी जो स्टैंड है, कितने लोगों ने वीटो किया है? वीटो में देखा जाए तो यूएस वीटो करेगा ही, जर्मनी एंड 4 अदर कंट्रीज, मैक्सिमम 28 कंट्रीज ने इसके सपोर्ट में किया है। और इंडिया जैसे है, इंडिया फ्रांस, इंडिया के मित्र जो है इंडिया फ्रांस एंड जापान, वो एब्सटेन किए हैं। इंडिया ने सपोर्ट में भी बहुत बार किया है, जैसे कि जब फलस्तीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होती है वहां इंडिया सपोर्ट करता है। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है? वो कह रहा है कि जो हमास का स्टैंड है उसको भी तो क्रिटिसाइज कीजिए। आप केवल इजराइल को एक तरफा कह रहे हैं। 1200 लोग मरे, वो भी तो जान गई है ना। 32,000 गए, 33,000 डेथ गई, वो तो काफी मतलब दुखद है। लेकिन 1200 गए हैं उनको भी इंक्लूड कीजिए। ऐसे बायस मत दिखाइए कि सिर्फ एक तरफा हमास को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स था और ये इसका कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट जो न्यूज है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट से रिलेटेड डिसीजन है। 7वीं बार लगातार इन्होंने अपना रेपो रेट चेंज नहीं किया है, सेम रहा है। ठीक है, तो क्यों रेपो रेट चेंज नहीं कर रहे हैं? क्या है रेपो रेट? पहली बात तो रेपो रेट जाना जाए, क्या है रेपो रेट? रेपो रेट इंटरेस्ट रेट है। जैसे कि आप जाते हैं बैंक में लोन लेने या किसी से भी लोन लेने जाइए तो कुछ इंटरेस्ट रेट आप लगाता है ना वो, कि अगर आप 1 लाख ले रहे हैं तो उस पर आपको 10%, 12%, मतलब अगर 100 रुपए ले रहे हैं तो 12 रुपए आपको एक साल में इंटरेस्ट रेट देना होगा। 100 रुपए आपका जो मेन है, मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो भी देना होगा। यही होता है ना। यहाँ पे आप, हम या बैंक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आरबीआई एंड कॉमर्शियल्स बैंक की बात हो रही है कि जब भी आरबीआई आपको तो देगा नहीं लोन, आप बैंक को देगा, बैंक से आप लेंगे। तो ये किसके बीच का रिलेशन है? रेपो रेट, आरबीआई एंड द कॉमर्शियल बैंक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम एंड इट इज रिलेशन फॉर द इंटरेस्ट रेट बारोइंग एंड लेंडिंग। एक आदमी लेंड करेगा, एक आदमी बारो करेगा, एक उधारी देगा, एक उधारी लेगा। इंटरेस्ट रेट होगी, एक इंटरेस्ट रेट देगा, एक लेगा। तो पैसा कौन दे रहा है यहाँ पे? पैसा किसके पास जाता है? आरबीआई के पास यहाँ पे है। आरबीआई देगा, कॉमर्शियल बैंक को जरूरत है वो आके उधारी ले जाएंगे, बारो करेंगे और आरबीआई लेंड करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। हु विल बी द लेंडिंग, who is the borrowers? Okay, borrower is the commercial banks and RBI is the lender। ये आप याद रखिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट भी होगा और जो सिक्योरिटीज है, कोलेटरल, जैसे हम और आप अगर कुछ जाते हैं बारो करने तो कुछ तो कोलेटर रखते हैं ना, जैसे कि अपना सर्टिफिकेट रख दिया, अपना जो प्रॉपर्टी का पेपर हो गया, कुछ तो रखते हैं। यहाँ पे भी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होगी वो सेल की जाएगी और इस आधार पे सेल की जाती है कि आप फिर दोबारा खरीदेंगे और एक एग्रीड मनी होता है, उस पे आप वापस खरीदेंगे, ये मेरे किस काम का है, ऐसा कह के ये सब होती है। रेपो रेट आई थिंक क्लियर है, आरबीआई देता है। अब रेपो रेट में क्या है? रेट है और इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो आम जनता क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट अगर आपसे कहा जाए कि 100 रुपए देना है आपको और 120 रुपए आपको वापस देना है 1 साल बाद, तो आप लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट, ये 20 रुपए कमाना मुश्किल होता है ना। लेकिन यही क्या है कि 100 रुपए आप लेके जाइए, 103 रुपए वापस दे दीजिए, तो 3 रुपए आपको लगेगा कि 10 रुपए कमा लूंगा, 7 रुपए तो फायदा है। लेकिन अगर वही 20 रुपए देना हो तो आपको लगेगा 110 ही कमा पाऊंगा, 10 तो घाटा है, कोई लेने ही नहीं आएगा। यही केस होता है आरबीआई के रेपो रेट पे। रेपो रेट जब ज्यादा होगा तो लोग उधार लेने, बारो लेने नहीं आते हैं। ओके,
अगर रेट कम होता है तो बोरोइंग ज्यादा होती है। अब आपके पास पैसा है, कैसे भी उधारी का ही पैसा पैसा है ना, पैसा है, जब हाथ में पैसा है कैसे भी आया हो, खर्च तो होगा। आपके पास पैसा है, तुरंत कुछ भी खरीद लेंगे। आप जाएंगे कहेंगे अच्छा ये चेयर कितने का है, अच्छा ये गॉगल कितने का है, आप भी हीरो बन के घूमेंगे गॉगल पहन के। गॉगल का रेट 1,000 हो फिर भी आप लेंगे। ऐसा आप कहेंगे गॉगल का क्या जरूरत है, इससे ऐसे ही बढ़िया लग रहा है। लोग आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन आपको जो नीड नहीं है, शौक भी पूरा करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जो मार्केट में होती है रेट बढ़ने लगती है। आप गए, पहले गॉगल कोई खरीद ही नहीं रहा है, अब रेपो रेट कम हो गया, बैंकों का भी रेट कम हो जाएगा। आप देखिएगा कैस्केडिंग है। जो बैंक होती है वो कहां से लेके आएंगी, आरबीआई से। कैस्केडिंग कैसे है, ये एक कैस्केड चलता है। आरबीआई है, आरबीआई लोन देगा बैंक्स को, बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स एंड अदर्स बैंक, और जो आम जनता होता है, कंज्यूमर्स जिसको कहते हैं, कंज्यूमर्स, वो कहां से लेते हैं, वो यहां से लेते हैं। ये इसको देगा, ये इसको देगा। अब देखिए इसका रेट हाई हो गया तो ये लोग कम लेंगे, इसका भी रेट तो हाई होगा। अरे ये अगर उधारी लेके जा रहा है कि 6 रुपए इंटरेस्ट रेट है, तो ये आपको 10 में देगा ना। अगर ये 3 का लेके जाएगा तब तो आपको 6 में देगा ना। तो जब इनका रेट हाई होगा तो इनका भी रेट हाई होगा, और रेट हाई होता है तो ना ये इनसे लेने जाएंगे ना ये इनसे लेने जाएंगे। अब इनके पास पैसा नहीं है तो मार्केट में खरीद बिक्री ज्यादा नहीं होती है। मार्केट है, आप गॉगल नहीं खरीदेंगे, आप कहेंगे नहीं ऐसे ही ठीक है। ऐसे है, आप मार्केट में जाके मिठाई भी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, डेयरी मिल्क का आप 100 रुपए वाला क्या 500 रुपए वाला भी चॉकलेट खरीद के आप गिफ्ट देंगे। लेकिन जब पैसे नहीं रहेगा तो आपको 5 रुपए 10 रुपए वाला भी कोई किटकैट हो या टॉफी हो खरीदने में दिक्कत होगा। ये कंडीशन होता है। तो मार्केट के लिए, मार्केट में यहाँ पे अब इन्फ्लेशन कम हो जाता है जब लोग कम खरीदेंगे। अब जो सेलर अपना दुकान लगा के बैठा वो सोचेगा कि अगर ज्यादा बिक रहा है तो वो प्राइस बढ़ाते जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा आ रहे हैं। मैं गॉगल यहाँ पे 2 लिया हूँ, 10 लोग पैसे लेके आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने गॉगल का 500 को 600 700 800 करूंगा। ये सिस्टम है। तो यहाँ पे जब पैसे ज्यादा होंगे इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, लेकिन पैसे ज्यादा होते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ज्यादा होती है। लोगों के पास ज्यादा होगा तो वो कंपनी भी तो खोलेंगे, जरूरी थोड़ी है कि गॉगल ही जाके खरीदे। वो तो ये भी सोचेंगे कि कुछ छोटी मोटी कंपनी खरीद लिया जाए या स्टार्ट किया जाए। छोटी मोटी कंपनी स्टार्ट होगी तो उसमें लोगों की जरूरत होगा, जॉब कौन करेगा, तभी तो कोई बनाएगा। जॉब जब ज्यादा क्रिएट होगी तो और ज्यादा मनी क्रिएट होता है, तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो आप देखिएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉब बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। दिक्कत ये है, अब आरबीआई को वही बैलेंस करना पड़ता है, उसी हिसाब से ये अपना रेपो रेट फिक्स करते हैं। इनको लगता है कि इन्फ्लेशन घटाना है, रेपो रेट बढ़ा देते हैं, पैसा जो बैंक है और आम जनता में कम होने लगेगा। इनको लगेगा कि अरे ठीक है इन्फ्लेशन कमांड में आ गया, अब जॉब बढ़ाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी है तो ये घट जाएगी। अभी जो आरबीआई का मेन टारगेट है वो इन्फ्लेशन पे है, इसीलिए इन्होंने टाइट करके रखा है। 6.5% ज्यादा माना जाता है, और यहाँ पे इसीलिए माना जा रहा है कि ये अभी हाई है। जो टारगेट है आरबीआई का वो है कि रिड्यूस द इन्फ्लेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज, यही कॉन्सेप्ट जानना है, यही यहाँ पे स्टैंड है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग कवर करेंगे कि राखीगढ़ी एक जगह है, यहाँ पे हमने पाया है कि ये जगह की खुदाई की गई है और इसका एसोसिएशन माना गया कि हड़प्पन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां से इसका कनेक्शन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, तो इसको हम एनसीईआरटी में अब इंक्लूड करने जा रहे हैं। और क्या हम लोग हटाने जा रहे हैं, हम हटाने जा रहे हैं कि नर्मदा जो डैम आंदोलन था उसको हटा रहे हैं। जो SC ST कम्युनिटी के बारे में कहा गया था कि ये पावरलेस हैं और इनके खिलाफ स्टिग्मा था, ये सब चीजें हटाने जा रहे हैं। हम हटाने जा रहे हैं कि कभी बाबरी मस्जिद को कोई वो गिराया गया था या ढा दिया गया था, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। राम मंदिर का मूवमेंट था, वो बस बढ़ाएंगे। तो हम ये नहीं बताएंगे कि कोई SC ST कम्युनिटी के साथ कुछ, मतलब उनके साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, ये हटा दिया जाएगा। तो राखीन गढ़ी को इंक्लूड करने जा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। तो राखीन गढ़ी का जो राखी गढ़ी है उसका जो बेसिक्स है कहाँ पे है, हिसार है हरियाणा में, दिल्ली के आस पास है, काफी पास है, आप लोग घूम के भी आ सकते हैं जो लोग दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। इसका साइज माना जा रहा है कि
अभी तक का सबसे बड़ा होने जा रहा है। अभी तक माना जा रहा था कि जो और भी साइट्स हैं वो बड़े थे, लेकिन राखी गढ़ी अभी माना जा रहा था कि सबसे बड़ा हो सकता है। ओके, तो इसका जो एरिया है 550 हेक्टेयर है। ओके, अभी तक जो भी मिला है वो ये है। ओके, यहाँ पे ये माना गया है कि जो इनका बरियल प्रैक्टिस था वो बरियल डिस्कवर किया गया है, और कुछ स्केलेटन मिले हैं, उनका हम डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं, और डीएनए एनालिसिस से मिल रहा है कि जो उनका फेशियल कंस्ट्रक्ट था या डीएनए का जो हम ट्रेस पा रहे हैं वो अभी के जो हरियाणा के लोग हैं उनसे मिलता जुलता है। और इसका एक्सपेंशन ईरान से लेके जो मतलब जेनेटिक कनेक्शन मिल रहा है कि ईरानी जो लोग हैं उनसे भी मिल रहा है, और जो अंडमान के लोग हैं उनसे भी मिल रहा है, और यहाँ तक कि जो नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज हैं फिलीपींस तक, वहां तक हम इसका कनेक्शन देख रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूटी है जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन कंटिन्यूसली 33 बीसी टू द नियर अबाउट 18 बीसी तक था, वो कंटिन्यूअस था। यहाँ पे देखिएगा ये मेच्योर जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका पीरियड है। ओके, तो ये हम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट थिंग जो हम हटा रहे हैं, आपको पहले ही बता दिया, जो हमने SC STs के बारे में बोला है कि वो पावरलेस थे, उनको पॉवर्टी फेस करना पड़ा था, सोशल स्टिग्मा था, ये सब हम बताएंगे ही नहीं, लोग जानेंगे ही नहीं जब बताएंगे नहीं। फिर हमने ये भी हटाने के लिए बोला है कि बाबरी मस्जिद का कोई डेमोलिशन होगा वो किताब में रहेगा ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस में। अब यहाँ पे हम बोलेंगे राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट था, हम यही बताएंगे। डेमोलिशन ओमोलिशन की बात फालतू की है, वो नहीं बताई जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे यूपीएससी का क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस में कंटिन्यूअस पूछा जाता है कि पार्लियामेंट का क्या है, कैसे पार्लियामेंट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, दिक्कत है कि वो जिसके लिए बनाया गया था कि अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कि जो एग्जीक्यूटिव है उनको हम रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करें, जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो राइटर्स हैं उन्होंने तीन जो लोकसभा के टर्म्स हैं उनको इन्होंने एनालाइज किया है। अभी का जो है 17, पिछला जो था 16 एंड उसके पहले वाला 15। तो 2 मोदी जी वाला, 1 मनमोहन सिंह जी वाला, 3 हमने एनालिसिस किया है। उसमें अलग अलग कुछ टोन्स, अलग अलग डायनामिक्स है। ओके, तो हमने जो देखा है रिसेंट ट्रेंड, जो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस है, कुछ मिनिस्ट्री में जो पहले ज्यादा जाते थे वहां कम हुआ है, जिसमें कम जाते थे उसमें ज्यादा हुआ है। जैसे कि पीएमओ में जो क्वेश्चन है अभी भी ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में कम जा रहे हैं। तो लोगों ऐसा माना जाता है कि जो एमपीज का पीएमओ की तरफ से क्वेश्चन जानने की एक ललक थी, एक क्यूरियोसिटी थी, एक तरीके से सोशल इंपॉर्टेंस को भी देखे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी अब कम हो रही है, और वहां से जो जवाब आ रहा है वो तो और भी कम है। 1146 क्वेश्चन में से सिर्फ 28 को ही एड्रेस किया गया है। ये सिचुएशन है पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर का जो मेन ऑफिस है, जहां से मेन वहां से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अपना एक पावर सेंटर माना जाता है। फिर हमने देखा है कि जो कुछ मिनिस्ट्रीज है जिसमें इतने क्वेश्चन नहीं आते, उनमें लगातार क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर, ये 2 मिनिस्ट्री में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और इनकी एक्टिविटीज है, स्क्रूटनी है, ये भी बड़ी है। एक और भी है जो ट्रेंड है, पहले जो मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री होती थी उससे क्वेश्चन ज्यादा आते थे, वो अब कम हो गए। अब होम मिनिस्ट्री एक्सटर्नल जो इंटरनल सिक्योरिटी है और इंटरनल अफेयर्स है उसको देखता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों का इससे जो लेने देने का या इसके प्रति जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ है। फिनेंस मिनिस्ट्री के भी पास जो क्वेश्चन है वो कम हुए हैं, इसका इंपॉर्टेंस कम हुआ है, ये टॉप पे हुआ करते थे। लेकिन फिनेंस मिनिस्ट्री का खुद का एक अच्छी चीज देखा गया कि इनके पास जो भी क्वेश्चन आया प्रॉपर स्क्रूटनी हुई है, डेलिबरेशन हुआ है और उसका प्रॉपर आंसर दिया गया है। अपने तरफ से अकाउंटेबिलिटी ज्यादा दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये हमने एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखा है। जो एक तरीके से होता है कि डिसअलाउड क्वेश्चन होता है, डिसअलाउड एरिया। ओके, डिसअलाउड एरिया का मतलब होता है कि ऐसे एरिया जहां पे आप उस एरिया में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। वहां पे देखा गया है कि ऐसे एरिया में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जो एरिया है डिसअलाउड की, इस एरिया में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं,
वो एरिया लोकसभा में बढ़ा दिया गया है, नहीं, लोकसभा में कम किया गया है, राज्यसभा में बढ़ाया गया है। ओके, एक चीज और देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कंसिस्टेंटली अमॉन्ग द टॉप 5 मिनिस्ट्री सब्जेक्ट टू रिगरस क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि क्वेश्चन का हालत क्या है, आपने क्या फ्रेमवर्क लाए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो कंटिन्यूअसली है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बड़े हैं। ओके, There has been the rise of the number of the disallowed question, इसी की तो बात कर रहा हूं, disallowed question है वो राज्यसभा में बढ़ा है और लोकसभा में कम हुआ है। तो लोकसभा में कम हुआ है, अच्छी बात है कि आप जिस एरिया में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं वो अगर बढ़ता है तो वो कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये हम देखते हैं कि ये राज्यसभा में इंक्रीज हुआ, दैट इज नॉट गुड। ओके, फिर हम देखते हैं कि जो द यूज ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन यहाँ का मतलब कि जो डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे 0 आवर्स है, क्वेश्चन आवर्स है, शॉर्ट डिस्कशन और द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, ओके, या एडजॉर्नमेंट मोशन है, कॉलिंग मोशन है, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये सब टूल होते हैं। इसके अंडर में जो एमपीज होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, अपना जो इश्यूज होता है समाज के उनके एरिया में उसको लाते हैं पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए और मिनिस्टर से जवाब चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी यही हेल्ड करने का तरीका होता है। तो ये सब अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर्स को देना पड़ता है पार्लियामेंट के लिए। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, जो हमारा गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें हम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट हम तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। हमारा तो है कि एमपी बनाएंगे, एमपी जाके अपना नंबर वोटिंग करके मेजोरिटी प्रूफ करके प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता है कि जिसको हमने भेजा है वो अपने एरिया के बातों को कहे, मिनिस्टर से ध्यान में लाए जो उसके एरिया का इश्यू है और उससे जवाब मांगे। ओके, तो यही तरीका है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन ज्यादा है, जवाब ज्यादा है, तो अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाती है। मानी जाती है कि इंगेजमेंट जबरदस्त हो रहा है, डिलिबरेट कर रहे हैं। अगर कम होती है तो वो अच्छी डेमोक्रेटिक टेंडेंसी नहीं मानी जाती है। ओके, तो 0 आवर्स का एक बेसिक्स जान लीजिए। व्हाट इज द 0 आवर्स, कब पूछा जाता है? 12 से 1 बजे के बीच में ये चलता है और जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर्स। क्वेश्चन आवर्स 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है। जो पार्लियामेंट स्टार्ट होता है 11 बजे से स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आवर्स होता है, तो 11 बजे से स्टार्ट होता है। ये प्रीलिम्स में पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन जो पार्लियामेंट स्टार्ट होता है 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 6 बजे तक चलता है, ये नॉर्मल टाइमिंग है। 11 से 12 क्वेश्चन आवर्स होता है, 12 से 1 0 आवर्स होता है। 0 आवर्स की खासियत ये है कि ये कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन लॉ बहुत से हैं कि उन किसी भी लॉ में 0 आवर्स का जिक्र नहीं है। ये कन्वेंशन है, ये ट्रेडिशन है। 1960 से स्टार्ट हुआ था, 60 के दशक से, 62 से एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ था, 62-63 से, लेकिन ये कंटिन्यूअसली है। ओके, तो ये इंडिया का ही इनोवेशन है। 0 इसलिए कहा जाता है क्योंकि जस्ट 12 बजे स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको 0 आवर्स कहते हैं। ओके, दूसरी चीज आप ये जानिएगा कि इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि ये कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, पहले से शेड्यूल्ड नहीं होता है, तुरंत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर मिनिस्टर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि उसको आंसर देना है, रिस्पॉन्ड करना ही है। और रिस्पॉन्ड कर भी दिया तो इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, वो भी कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, कोई इसको फॉलो अप नहीं किया जाता है। तो ये सब कुछ इसकी दिक्कतें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टूल है, इंपॉर्टेंट इश्यू को ये सामने लाता है। हमने देखा है कि जो राज्यसभा में इंक्रीज हुआ है 62% 0 आवर्स में क्वेश्चन एंड 34% लोकसभा में इंक्रीज हुआ है। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि अदर टूल है वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो डिक्रीज हुआ है। जैसे हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट नोटिस डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन और द शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इनमें उतना नहीं इंक्रीज है जितना उसमें देखा गया है। ये सब भी होते हैं, ये सब भी टूल है, इनमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका भी अपना तरीका है कि कैसे इसको रिप्लाई किया जाएगा, कौन रिप्लाई करेगा, कितने दिनों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मिनिस्टर करेगा, गवर्नमेंट के सामने क्या क्या मुद्दा हमको लाना है, ये सब चीजें होती हैं। यहाँ पे ट्रेंड दिखाया है कि 15 लोकसभा में ये ट्रेंड रहा है, 16 में ये, 17 में ये राज्यसभा का है और ये लोकसभा का है, 15 में ये, 16 में ये, 17 में ये। देखिएगा कि 16 में जो लोकसभा में है उसमें जो ट्रेंड है वो बेहतरीन है। ओके,
और राज्यसभा में 15th में कंटिन्यूअस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो यू कैन सी दैट व्हाट इज द कंडीशन। यहाँ पे हाफ एन आवर्स का डिफिनीशन दिया है कब लिया जाता है। ये मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस सबका होगा, लेकिन कौन जवाब देगा, कब जवाब देगा, कितना ड्यूरेशन होगा, उसमें डिफरेंस होगा। जैसे हाफ एन आवर्स, ये तो सिर्फ आधे घंटे का होगा, 30 मिनट्स का, और इसमें जो मिनिस्टर है वो जवाब देंगे। ओके, ये इसकी जो सबसे अलग बात होती है कि जो पहले क्वेश्चन आवर्स में टॉपिक होता है उसी को कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए क्वेश्चन आवर्स का यूज होता है, ये हाफ एन आवर्स का यूज होता है। तो क्वेश्चन आवर्स जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए उसी को डीप डिस्कशन करने के लिए आधा घंटा और उसी पे डिस्कस हो जाएगा, उसके लिए हाफ एन आवर्स हो गया। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अगेन इट इज ए मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसमें भी देखिएगा यहां पे है कि जो मिनिस्टर है वो इसका जवाब देंगे ओरली, यहां पे देखिएगा ओरली आंसर्ड। ओके, और शॉर्ट नोटिस पे भी इसको पूछा जा सकता है, इसीलिए इसका रिटन जवाब नहीं होगा, तो ये हो गया। ओके, कॉलिंग अटेंशन, ए मेथड विच ए मेंबर कैन कॉल अटेंशन टू द मिनिस्टर, डायरेक्ट मिनिस्टर का अटेंशन लेने के लिए होगा, और ये पब्लिक इंपॉर्टेंस होगा। मिनिस्टर मेक्स ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन द मैटर। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन का जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स तक जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ओके, सबका यही है, पब्लिक ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट और द सिग्निफिकेंस। ओके, स्पेशल मेंशन ये सिर्फ राज्यसभा का है, लोकसभा में नहीं होगा, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है ये केवल लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। तो ये राज्यसभा और ये लोकसभा का स्पेशल है। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया गया है कि कौन दोनों में है। हाफ एन आवर, शॉर्ट नोटिस एंड कॉलिंग अटेंशन ये दोनों में होगा, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। स्पेशल मेंशन केवल राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं है। इसका क्या सोल्यूशन है? कंटिन्यूअसली हमने देखा है कि फेल हो रहा है, जो हम अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं वो रख नहीं पा रहे हैं। हमने देखा है कि जो ट्रेंड पहले हुआ करता था, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो बिल को भी हटवाना देती थी, फेल करा देती थी, डिस्पाइट मेजॉरिटी होने के बाद भी वापस लेना पड़ता था बिल को। 2014 का एक एग्जांपल दिया जाता है कि कम्युनल वायलेंस बिल आया था और उसको अंडर द प्रेशर ऑफ द अपोजिशन उसको वापस लेना पड़ा था। इसलिए माना जा रहा था कि उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो लोगों का है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, वो वापस ले लिया गया था। ओके, लेकिन हमने अभी पिछले 2 लोकसभा टर्म्स जो 16 एंड 17 में देखा है कि कंटिन्यूअसली जो प्रिविलेज मोशन है कि जैसे किसी मिनिस्टर ने मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया, गलत स्टेटमेंट दिया, तो उसके लिए प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। ये सब मोशंस उतना तरीके से जैसे लाना चाहिए वो लाया नहीं गया है। कई मौकों पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको डिस्कस नहीं किया गया। जैसे एक मौके पे था कि सुसाइड अमंग द स्टूडेंट्स ड्यू टू द एग्जामिनेशन कंपटीशन। यहाँ पे एग्जामिनेशन कंपटीशन हमने देखा कि लास्ट टाइम ये भी नहीं डिस्कस हो पाया था। ये उठाया गया था लेकिन किसी भी जो टूल्स है, जो वो डिफरेंट टाइप ऑफ द मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ द डिस्कशन है, उसमें नहीं लाया गया था। तो क्या इसका सोल्यूशन है? यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया है कि रिविटलाइज द लेजिस्लेटिव एंगेजमेंट थ्रू द ऑल दिस टूल्स एंड emphasizing the accountability, constructive debate and prioritizing the welfare of the nation and the citizen। इसको हमको सेंटर में रह के ये सब टूल्स का जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू द पेट्रियोटिक यूज करके इसका बेटर तरीके से हमको यूज करना चाहिए। तो इस पे एक क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था, उसको हम देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? 150 वर्ड 10 मार्क्स का पूछा गया था 2021 में। तो क्या है इसमें? टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो यहां पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट अपने एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स हैं और जितने भी टूल हमने डिस्कस किया, और भी टूल हैं जैसे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या मेजॉरिटी प्रूफ करना होता है, अंडर द नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रूफ करके दिखाना होता है, ये भी एक टूल होता है। डिफरेंट कमिटीज होती हैं, वो भी टूल होता है। बजट होता है, वो भी एक टूल होता है, उसको पास ना करें, उस पर क्रिटिसाइज करें। डिफरेंट टाइप ऑफ द कट मोशंस होता है। तो हमने देखा है कि वो सब टूल्स कितना यूज हो रहा है। तो आप ये सब इंट्रोड्यूस कीजिएगा कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड करके ही इस डेमोक्रेटिक फॉर्म को सस्टेन कराया जाता है। फिर आप टूल्स लाइएगा कि ये टूल्स है, जैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ द मोशंस हमने पढ़ा, हम उसमें ये भी ला सकते हैं कि जो बजटरी प्रोसेस होता है या जो भी कमिटीज होती है, ये सब आप डिस्कस कीजिएगा। फिर आप उसको क्रिटिसिज्म में लाइएगा कि क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा है। ब्रूट मेजॉरिटी का केस है, क्योंकि मेजॉरिटी ज्यादा है तो कैसे भी पास करा लेंगे, आप कितना भी डिबेट करते रहिए, कोई मायने नहीं रखता। फिर आप देखिएगा कि एक्सपर्टाइज जो है वो कम है पार्लियामेंटेरियंस की, लेमैन्स होते हैं, तो एक तरीके से ये भी एक दिक्कत है। गलिटीन ज्यादा है। गलिटीन का मतलब होता है कि डायरेक्टर किसी बिल को या किसी भी मोशंस को बिना डिस्कस किए सिर्फ वोटिंग के लिए लाया जाए, तो ये भी काफी बढ़ गया है। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है कि जो एग्जीक्यूटिव अपना पावर, जो पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है अपना पावर एग्जीक्यूटिव को धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहा है, ये भी इश्यू है। ये सबको आप डिस्कस कीजिएगा, फिर कंक्लूड कीजिएगा कि कैसे हम बेहतरीन तरफ जा सकते हैं। तो उसमें एक सजेस्टिव नोट हो सकता है, जो पिछले वाले इस आर्टिकल में ये लास्ट का पॉइंट है, वो भी आप इसको कंक्लूजन में ला सकते हैं। तो एक तरीके से इसको डिस्कस करके आप आंसर लिखिए, देखते हैं कि कितने अच्छा आंसर आप लिख पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन ये है एडिटोरियल से ही। यहाँ पे जो न्यूज है ये एडिटोरियल न्यूज बता रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जो लोकसभा का इलेक्शन है या गवर्नमेंट फॉर्म करने में। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये बताया गया कि काफी नंबर ऑफ जो सीट्स हैं 80 है। आप समझ सकते हैं 272 सीट चाहिए आपको मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए, 80 एक ही स्टेट से आ रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। बीजेपी यहीं से डोमिनेंस बना रही है। हमने देखा 2014 में 71 सीट जीती थी और 2019 में 62 सीट जीती है। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली डोमिनेशन है और इस बार अपना जो बीजेपी टोटल जोर लगा रही है उसको लग रहा है कि ज्यादा सीट जीत सकती है, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है उससे बेनिफिट हो सकता है। ओके, दूसरी चीज है कि जो इनका मेन अपोजिशन अभी है यूपी में, सपा है, समाजवादी पार्टी एसपी, और हम देख रहे हैं कि बीएसपी है। बीएसपी का अभी कंटिन्यूअसली बेस इरोज हो रहा है, जो इनका मेन वोटिंग बेस था वो अभी बचा नहीं है, कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है, फिर भी ये इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आमीम भी यूपी में जोर शोर से आने की कोशिश कर रही है और आमीम ने एक जो रीजनल पार्टी है अपना दल, वहां से अलायंस भी बनाया है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, आमीम इसको कहते हैं। ओके, और भी देखते हैं बीजेपी में जो रीजनल पार्टीज हैं कहीं ना कहीं एसपी के साथ या बीजेपी के साथ अपना अपना अलायंस गठबंधन बना हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो या निषाद पार्टी हो, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जिसको शॉर्ट में निषाद पार्टी बोलते हैं, ये सब पार्टी कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं, लेकिन ये है कि ये एसोसिएशन में लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस है इंडिया ब्लॉक की है एंड एसपी के साथ ये लोग दो मेन पार्टी लड़ रहे हैं। बीजेपी के इस बार देख रहे हैं कि जो पिछली बार कुछ एसपी के अलायंस है उसको वो आके इस बार एनडीए बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, जैसे कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो या राष्ट्रीय लोक दल हो। राष्ट्रीय लोक दल अभी हमने देखा कि जो जयंत चौधरी हैं, ओके, तो वहां पे ये जाके बीजेपी के साथ अलायंस करके लड़ रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज एंड दिस न्यूज आर्टिकल। एक और इसी पे न्यूज है जो हम लास्ट न्यूज देखेंगे, ये और ये न्यूज एक ही टॉपिक पे। ये न्यूज बोल रहा है कि जो अभी इजराइल पे अटैक किया है, इजराइल ने अटैक किया है ईरानियन एम्बेसी पे, और वो किधर है, वो सीरिया में थी। सीरिया का जो कैपिटल है दमास्कस, वहां पे अटैक हुआ है। तो ये है सीरिया, सीरिया का जो कैपिटल है दमास्कस, यहाँ पे दमास्कस। ओके, यहाँ पे इजराइल ने अटैक किया, किस पे अटैक किया, ये ईरान जो है इसके कैपिटल पर अटैक हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि जो इस रीजन में ऑलरेडी यहाँ पे हमास पे जो अटैक हो रहा है, फिलिस्तीनियन अटैक हो रहा है, उसके कारण डीस्टेबलाइजेशन है। और अगर ऐसे देखते हैं कि ये बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं मैं अगर धीरे धीरे आप देखिएगा कि अगर ईरान भी फुल फ्लेज वॉर में आ गया तो इजराइल के साथ यूएस आ जाएगा, और अगर यूएस आता है तो रशिया भी कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट में आएगा, चाइना का भी कुछ स्टैंड होगा, तो इस पूरे रीजन में इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ग्लोबल लेवल पे इसका कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये चीजों को आप याद में रखिएगा।
फिर इसका जो नेक्स्ट न्यूज है अगेन, जो इसके साथ ही न्यूज है, वो भी बोल रहा है कि अभी जो अटैक हुआ है, हमास ने अटैक किया इजराइल पे, इजराइल ने हमास पर अटैक किया। अब ये बोल रहा है कि जो सोवर्निटी है फलस्तीन की या फलस्तीनियन स्टेट का कितना चांस है। इनका मानना है कि अब फलस्तीनियन स्टेट का जो चांस है वो कम हो गया है। क्यों कम हो गया? अब ये मान रहे हैं कि आफ्टर 7 अक्टूबर जो फलस्तीन में हमास का एक तरीके से लेजिटिमेसी था, जो सपोर्ट बेस था, वो इंक्रीज हो गया है। और दूसरी बात यह है कि जो फलस्तीनियन अथॉरिटी जो रूल कर रही थी वेस्ट बैंक का, उसका जो सपोर्ट बेस है इजराइल और फलस्तीनियन दोनों में ही कम हो गया है। अब इन द केस अगर इलेक्शन कराया जाता है वेस्ट बैंक में या गाजा में, हमास ही जीतेगा, उसका डोमिनेंस होने के चांस है। अब ऐसे कंडीशन में इजराइल बोलता है कि हमास को मिटाना ही मेरा मेन मोटिव है। अब हमास को मिटाना ही इनका मेन मोटिव है, हमास ही पावर में आ रहा है, तो अब चांस नहीं है कि इजराइल सपोर्ट करेगा। इजराइल उस पर बात भी नहीं करेगा। इजराइल अभी तक तो थोड़ी बहुत बातचीत करके लग रहा था कि तैयार है, लेकिन अब जो कंडीशन है, अब ऐसे कंडीशन में कोई चांस नहीं है कि इजराइल रेडी होगा। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि प्रियोरिटीज भी अलग अलग है इजराइल में। एक प्रियोरिटी हो गया कि हमें हॉस्टेज को छुड़ाना है, दूसरा है कि हमास को मिटाना है। अब ये प्रियोरिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों का है। जैसे कि जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले हमास को मिटाना चाहते हैं, फिर हॉस्टेज को। फिर कुछ सेक्शन है वो कह रहा है कि पहले हॉस्टेज छुड़ाइए, हमास को बाद में मिटाइएगा। अब ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि हमास ही स्ट्रांग हो रहा है। ओके, और ऐसे केस में जब इजराइल और भी देशों पे अटैक कर रहा है, इजराइल को लग रहा है कि लेबनान से सपोर्ट है क्योंकि वहाँ हिजबुल्ला है, जॉर्डन से सपोर्ट है, या इजिप्ट से सपोर्ट है, सीरिया से सपोर्ट है। ईरान को सबसे ज्यादा इजराइल अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि ये मानता है कि इजराइल के खिलाफ जितने भी आतंकवादी ग्रुप है, जिनको नॉन स्टेट ग्रुप बोलते हैं, उनके पास जो सपोर्ट बेस है, मेन सपोर्ट है, वो किसका है? वो ईरान का है। होतीज हो, हिजबुल्ला हो, हमास हो, ऐसे केस में अगर अटैक होता है और ये सारे कंट्रीज एक साथ मिलके आते हैं, तो अगेन यूएस इजराइल के सपोर्ट में आएगा और रस्सा जो आएगा वो उसके अपोजिशन में आ जाएगा। इन एनी केस द सिचुएशन फॉर द पैलेस्टीनियन स्टेट इज वेरी डीम, वो उतना ब्राइट नहीं दिख रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस टू न्यूज एनालिसिस। ओके ओके, तो हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉपिक जिसको अभी तक हमने किया उसको फ्यूरियस 5 के अंडर में ये कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, राखीगढ़ी an important archaeological site is associated with which of the following ancient civilization? Modern civilization, Gupta civilization, maybe Gupta period you can write, Indus Valley civilization, and Vedic civilization or the Vedic period. Okay, so what is the answer? तो क्लियर कट है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी के अंडर में ये है। राखीगढ़ी एक बहुत ही बड़ा साइट मिला है। ओके, सो ये एक तरीके से लार्जेस्ट साइट अभी तक माना जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक बरियल प्रैक्टिस है, वहां से स्केलेटन भी मिला है, उसको हम एनालाइज करके हम देख रहे हैं कि हमारा जो एंसेस्ट्री है कहाँ तक जाती है। Question number 2, an increase in repo rate by the RBI would most likely to lead to which of the following? Increase in money supply in economy, decrease in cost of borrowing for the business, increased lending by the commercial bank, decrease in inflation. तो पहला देखिए increase in money supply, तो रेपो रेट बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है मतलब जो आरबीआई का रेट होगा, आरबीआई पहले 6 रुपए लेता था इंटरेस्ट रेट, अब 10 रुपए कर देगा, तो इंक्रीज करेगा तो क्या लोग आएंगे बोरो करने? आप ही को पहले कोई 5 रुपए का इंटरेस्ट लगाता हो और अब बोल दे कि नहीं अब 10 रुपए का लगाऊंगा, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो मनी सप्लाई नहीं होगा, लोग पैसा उधार ही नहीं लेंगे, तो मार्केट में पैसे आएंगे ही नहीं हाथ से। जब बैंकिंग से आप लेके आते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। तो पहला गलत हो गया, ए इज इनकरेक्ट। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ बिजनेसेस, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो रही है कम, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि इंक्रीज किया ना रेपो रेट, तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीज लेंडिंग बाय द कॉमर्शियल बैंक, अब जब इंक्रीज हो गई तो कोई लेने आएगा? ये नहीं आएगा ना उधारी लेने, तो ये भी गलत। तो यही सही होगा क्योंकि डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, जब मार्केट में पैसा ही नहीं होगा, जब लोग सामान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे, तो जो सेलर होगा वो अपना रेट धीरे धीरे कम करेगा ताकि लोग
खरीदने हैं, तो डिक्रीज इनटू द इन्फ्लेशन। The United Nations Human Rights Council replaced which earlier UN body? Commission on Human Rights, Security Council, Economic and Social Council जिसको इकोसॉक भी कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी भी है, इकोसॉक अभी भी कंटिन्यू है, सिक्योरिटी काउंसिल अभी भी है। तो जो हमने चेंज किया था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को लाया था किसके जगह पे? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट्स पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The headquarters of UNHRC is located in New York, हेग नीदरलैंड, वियना ऑस्ट्रेलिया, जिनेवा। तो हम देखेंगे जिनेवा में ही है, तो स्विट्जरलैंड अभी हमने देखा था, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन। 0 hours in Indian Parliament takes place immediately after introduction of the bill. क्वेश्चन आवर, एडजॉर्नमेंट मोशन, बजट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 0 hours है इंडिया का ये इनोवेशन है, कब से स्टार्ट होता है? 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में। ओके, और ये जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर्स के बाद स्टार्ट होता है। ये किसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है और न ही किसी रूल बुक में है या लॉ में है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस फ्यूरियस 5 दैट वी हैव डन 5 क्वेश्चन फ्रॉम द दिस टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड। So I hope that we have covered most of the relevant area from the today's newspaper, and most of the relevant area we have covered in a detailed manner. You please write your answer and please match with the answer, model answer that we are providing. और हम अपना सेशन जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों का फिर से धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।